था उसके बारे में हाँ थोड़ा। बोलो बोलो। ये देखो मैंने अपना ये कोर्स है, इंटरेक्टिव कोर्स है। अगर कोई दो चार अच्छी चीजें आपको ऐड करनी है, आप ऐड करते जाओ, आपको मैंने बोलना ही ये है। और अगर कोई कंफर्म नहीं हुआ है तो डाउट मन में नहीं रखना है, वो भी क्लियर करना है। यस, तो उसमें ऐसा मैंने पढ़ा था एक किसी इसमें सेशन में अपने आर्ट ऑफ लिविंग के, कि शास्त्र माने क्या, हजारों लोगों के जीवन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके वो सब उसमें से जो निचोड़ आता है उसको शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल बराबर, तो ये एकदम सही, 100% इसको मानना ही चाहिए। बिल्कुल वैसे ही शास्त्र बनता है। एक दो स्टेटमेंट से शास्त्र नहीं बनता है। कुछ कुछ अभी यहाँ पर बातें आती है कभी कभी कि अभी पुराने जमाने में कैंसर नहीं था, तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि कैनल के ऊपर मेरा घर है, नीचे से पानी जा रहा है, तो इसके कारण इस घर में, ये सोसाइटी में कैंसर के पेशेंट ज्यादा है। वैसे एक दो केस, 10-15 केसेस से कैंसर जो है वो शास्त्र का रूल नहीं बन सकता है। आपको रूल बनाना है तो कई सालों तक और कई केस को स्टडी करते हुए फिर आप रूल बना सकते हैं। तो कभी भी ऐसा एक दो चार चीजों से, वो आपका एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आपको साइंटिफिक अगर रूल बनाना है तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमने ऐसे 2000 केसेस, 10,000 केसेस, लाख केसेस देखे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ है और इसका कारण यही है, तब आप वो प्रूव कर सकते हैं। तो शास्त्र के बारे में समझ लो, समझने के बाद उसको पूरी तरह से उसके शरण में जाओ, एक्सेप्ट करो और उसके रूल फॉलो करो। और जब भी जो भी परिणाम मिलते हैं, वो परिणाम क्या सही है क्या गलत है, वो ढूंढने की कोशिश करो, प्रयास करो। सर ये जो अभी आपने एक पेपर्स भेजे थे डिसर्टेशन के हाँ ग्रुप में, हाँ तो उसमें एक जगह ये था कि जो स्क्वायर शेप है वास्तु पुरुष मंडल की, जो स्क्वायर शेप है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, यस तो उसको कोरिलेट किया था उसमें कि जैसे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे अभी आपने बताया 4 वेद होते हैं हमारे, और 4 अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन में हम, बराबर, यस। तो उसको इस चीज से रिलेट किया हुआ था। तो हाउ कैन बी, मतलब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम? अब वास्तु में उन्होंने क्या रिलेट किया है कि वास्तुशास्त्र में स्क्वायर शेप को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है। हाँ बराबर। अभी इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है, इसका मतलब थोड़ा सा जब आप वो चलेगा ना, वो जब आएगा शेप तब ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अभी मैं बता देता हूँ कि वास्तु पुरुष मंडल, वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष मंडल जो है वो आपको उसको कंसिडर करना है, जी। ठीक है। और वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष की जो प्रतिमा है वो कंफर्टेबल केवल स्क्वायर शेप में ही रहती है, बराबर। हाँ सर। तो वो कंफर्टेबल स्क्वायर शेप में है। अगर स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बना दोगे ऐसा, ये रेक्टेंगल हुआ, ये कंफर्टेबल नहीं है। जो भी शेप है स्क्वायर है वो कंफर्टेबल है। वास्तु पुरुष यहाँ पर ऐसा बनाया देगा तो वास्तु पुरुष का स्वभाव कैसा है, जो आकार मिला है वो आकार को ग्रहण करना है। वो एक थ्योरम आएगा, घटबिंब दृष्टांत। तो जैसे आकार है वैसे वास्तु पुरुष अपना आकार धारण कर लेता है। स्क्वायर शेप में स्क्वायर शेप का वास्तु पुरुष मंडल रहेगा, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल रहेगा, एलोंगेटेड रहेगा। अगर रेक्टेंगल में लंबाई जो है चौड़ाई से कई गुना ज्यादा है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा है, तो खींचा जाएगा तो क्या होगा, वो अनकंफर्ट हो जाएगा। अनकंफर्ट में क्या होगा, एक हाथ लंबा होगा, एक हाथ छोटा हो जाएगा, एक पैर लंबा होगा, एक पैर छोटा हो जाएगा, पेट खींचा जाएगा। तो जैसे सिंपल एक ही सेंटेंस में, वास्तु पुरुष अनकंफर्टेबल तो उस वास्तु में रहने वाले लोग अनकंफर्टेबल। सब कुछ आ गया इसमें। हाँ, वास्तु पुरुष कंफर्टेबल तो रहने वाले सभी लोग कंफर्टेबल। तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो ऐसे जब वास्तु पुरुष मंडल है, मंदिर तो हमारे किसी भी आकार का बन सकता है, भवन भी किसी भी आकार का बन सकता है, लेकिन मंदिर बनाते समय यहाँ पर जो है 2 वास्तु पुरुष मंडल लिए गए, 3 वास्तु पुरुष मंडल लिए गए। एक गर्भगृह होता था, एक सभा मंडप होता था, एक आगे का पोर्च होता था। लेकिन तीनों वास्तु पुरुष मंडल जब अलग अलग है
तब अच्छा। जाके उसमें दोष नहीं है। जब एक ही वास्तु पुरुष मंडल आप पकड़ोगे तब जाके डेफिनेट दोष आएगा। अच्छा और सर। ये फाउंडेशन में जब मंदिर बनते थे, जब कोई निवास बनता था, तो वो बनते बनते समय ये सब प्रिकॉशन लिए जाते थे, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी मंदिर है, मंदिर ऐसा पूरा स्क्वायर नहीं होता है, हाँ सर। मंदिर में कितने एंगल बाहर आते हैं, लेकिन जब आप उसमें डिटेल देखोगे तो मंदिर जो वास्तु पुरुष मंडल है, एक वास्तु पुरुष मंडल का नहीं है। मंदिर में हजारों वास्तु पुरुष मंडल भी लिए गए हैं, 20-20 वास्तु पुरुष मंडल भी लिए गए, 40-40 वास्तु पुरुष मंडल भी लिए गए, और वो स्क्वेयर्स अलग अलग करते हुए कॉर्नर्स बाहर आए। तो वो कॉर्नर नहीं है, वो एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, पूरा सभी वास्तु पुरुष मंडल स्क्वायर में है, कोई वास्तु पुरुष एक्सटेंडेड नहीं है। अच्छा सर। तो ये जब आपको समझ में आएगा तो वास्तुशास्त्र एकदम सिंपल पता चलेगा, अरे ये इतना इजी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कॉर्नर्स अगर है तो इसका मतलब है कि वहां पर फॉल्ट ही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भवन में कि स्क्वायर भवन रहना चाहिए, लेकिन आप कोई भी मंदिर देखो, मंदिर के मैं 10-15 स्लाइड डाल दूंगा नेक्स्ट इसमें, तो कोई भी मंदिर देखो, मंदिर कहाँ स्क्वायर में रहते हैं? हाँ। मंदिर को तो ज्यादा से ज्यादा एंगल्स होते हैं, 8, 16, 32 ऐसे उसके एंगल्स होते ही है। तो वो जो कॉर्नर्स है वो एक्सटेंडेड नहीं है, वो अलग अलग वास्तु पुरुष मंडल है, एक दूसरे में मर्ज किए गए हुए हैं, इसीलिए वहां पर जो है वो दोष नहीं होता है। तो एक फिगर तो वहां पर उसमें देखा होगा ना आपने, एक लंबा फिगर है और 3 हाँ। स्क्वायर है उसमें, 3 स्क्वायर है। हाँ। तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 वास्तु पुरुष मंडल है। हाँ। और हर एक वास्तु पुरुष मंडल का कार्य उसके वो मर्यादा सीमित है उसकी। अच्छा सर, तो ऐसे ही घर में भी कुछ ऐसे एप्लीकेबल घर होता में है भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। वही तो हम लोगों को रेमेडीज में करना है, क्योंकि ये कब करना था? जब फाउंडेशन करते थे, जब भवन बनता था, उस समय ये करना चाहिए था, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं किया है। नहीं किया है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन वो फॉल्ट नहीं है। और ऐसा जैसे करने से उसका फॉल्ट का परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे व्हाट आई हैव कम टू नो, हाँ। जो भी पढ़ा और देखा मैंने कि जैसे घरों में घर का वास्तु पुरुष मंडल अलग है और गैराज है तो गैराज का अलग होगा, इज इट सो? यस, कर सकते हैं ऐसा। आता है ना वो गढ़बिंब दृष्टांत, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कितने वास्तु पुरुष मंडल हो सकते हैं और कितने को आप कैसा कंसिडर करोगे, तब जाके आपको क्या पता चलेगा क्या कंसिडर करना चाहिए, किसको मुख्य वास्तु पुरुष मंडल पकड़ना चाहिए, कौन सा फॉल्ट अगर देखना है, कौन सा दोष देखना है, तो वहां पर किस प्रकार से आपको उसको स्टडी करना है, आएगा। ये देखो सभी रूल्स आपको लेना है, हर एक रूल को यहाँ पर रिस्पेक्ट देना है, और उसको उनका क्या कहना है, क्या सोच के वो रूल बनाया है, वो आपको समझना है, तब जाके आपको एकदम इजी हो जाएगा। और फिर पता चलेगा यार ये तो ऐसा ही है। क्लियर? राइट सर। और कुछ पूछना है? कुछ क्वेश्चंस? तो घर की आवश्यकता क्यों है ये हमने देखा है, वेदों से आया हुआ ये भी देख लिया है, जो सृष्टि की निर्मित हुई है वो भी देखा है, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप आप पृथ्वी। हाँ, म्यूट करना है आपको। हाँ, पूछिए। सर वो अपने लास्ट स्लाइड आया था ना, वो दशा दिशा, उसके बारे में बताएंगे क्या डिटेल? वो अभी शुरू नहीं किया, लास्ट नहीं, वो अभी आगे का आगे का स्लाइड है, वो अभी शुरू नहीं किया, शुरू नहीं किया है वो। हाँ, अभी तक तो हम लोग जो है कि वास्तु की आवश्यकता क्यों है, क्या है, वो वहां तक जानने के लिए किया है। देखो अभी इसके ऊपर कैसे भी
कोई भी कितना भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आपको आंसर देते आना चाहिए। क्लियर? ओके सर। और बिल्कुल सर साइंटिफिक कॉन्फिडेंटली आंसर आपको देना है। ये सिर्फ ऐसे प्रवचन नहीं चल रहा है, इसको आपको समझ लेना है। और आपको आपके दिल में अगर कुछ क्वेश्चन अभी आता है तो वो पूछ लो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सामने आते हैं। सर हाँ। जब अगर एक घर में बहुत सारे बीपीएम हो सकते हैं, तो हम लोग जब दो फ्लैट्स को एक बनाते हैं तो उसका बीपीएम हमें चेंज करके सिंगल क्यों करना पड़ता है? अलग अलग बीपीएम होते हैं ना, लेकिन अलग अलग बीपीएम के अलग अलग परिणाम होते हैं ना। आप दो अलग अलग गाड़ी के ऊपर पैर रख के थोड़ी चल सकते, आपको एक में बैठना है एक में चलना है, तो आपको उस प्रकार से वो होता है। दो अलग अलग व्हीकल के ऊपर आप दो पैर रख के चल सकते हैं क्या? आपको नहीं रिस्क है ना सर। वहां पर, हाँ। तो इसीलिए करना है। वो अभी बहुत आगे चले गए, आप इतना आगे मत जाओ, क्या होगा तो जो बाकी के लिए वो जंप हो जाएगा। सर ये जब समय आएगा ना, मैं आप इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन देखो, आपका क्वेश्चन दिमाग में जो आ रहा है ना, वो सही नहीं आ रहा है। अलग अलग बीपीएम है, एक घर में भी 4 रूम है तो 4 बीपीएम बनाते हैं ना हम लोग। तो क्यों बनाना चाहिए? जब हम एक उस रूम को फोकस करेंगे, तब जाके आपको उस रूम का बीपीएम स्टडी करना पड़ेगा। जब हाँ, आप दो अलग बराबर अलग सर। घर फोकस कर रहे हैं तो उसको अलग अलग ही रहने दो ना। जब वो आप एक फोकस कर रहे हैं, एक घर समझ रहे हैं उसको, तो एक बीपीएम बनाना पड़ेगा कि नहीं? समझे ना? जब तक नहीं, आप मेरे दो कहने का अलग अलग मतलब घर जब तक आप दो अलग अलग घर समझ रहे थे, तो अलग अलग बीपीएम है, अलग अलग स्टडी करो, अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों के मालिक अलग अलग है। अभी जब दोनों का अलग मालिक अलग, एक ही हुआ, ग्रह का स्वामी एक हुआ, और वो आपको परिणाम एक के जरिए देखने हैं, तो आपको एक तो दो कंसिडर करेंगे बीपीएम। तभी पता चलेगा ना। जैसे अगर हमारा एक घर है, उसमें अगर लंबाई ज्यादा है तो हम लोग उसमें बीच में करके दो बीपीएम बना देते हैं। तो वो जायज है, बट दो फ्लैट को हमें एक बीपीएम करना पड़ता है। वो है, वैसा क्यों है? इसलिए वो मैं मैं बता पूछ रहा हूँ रही ना हूँ। कि जब उसका स्वामी एक हो जाएगा, परिणाम एक को देखना है, तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर सपोज आप बाजू वाले के घर का कुछ पार्ट हिस्सा आप समझ रहे हैं, तो वो गलत है ना, क्योंकि आपका हिस्सा ही नहीं ना। आपका हिस्सा कब होगा? जब आप लोगे तब होगा, उसकी बाउंड्री बदल जाएगी ना। आप अभी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो बाउंड्री तक जाते हैं, तो आप अपने, मैं अभी सपोज पुणे के पास में, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई और पुणे की एक बाउंड्री है। मैं पुणे के एंड में भी रहूंगा यहाँ पर, तो पुणे में ही रहूंगा। जब ये बाउंड्री क्रॉस करूंगा, मैं यहाँ से इधर आ गया, तब जाके मैं बॉम्बे में चला गया। तो जब मुझे रूल का पुणे में रहूंगा तो पुणे का रूल लगेगा, बॉम्बे में जाऊंगा तो बॉम्बे का रूल लगेगा, महाराष्ट्र से बाहर जाऊंगा तो महाराष्ट्र से बाहर जो भी स्टेट है उसका रूल लगेगा। सपोज अभी मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में मुझे कोई भी अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉकडाउन में घूम रहा हूँ। लेकिन बॉर्डर में अगर मैं गुजरात में जाता हूँ और गुजरात में लॉकडाउन नहीं है, तो मैं तो वहां पर फ्री हूँ ना। ये समझने के लिए बीपीएम जो है, हमारे समझने के लिए, बीपीएम से कुछ वहां पर परिस्थिति बदल नहीं जाती है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है बीपीएम से? बीपीएम तो आपको समझने के लिए, वास्तु पुरुष मंडल फिजिकल की कुछ भी नहीं मर्यादा है। कहाँ पर है, क्या पर है, ये समझने के लिए, उसके बाउंड्रीज पता करने के लिए आपको जो है वो बीपीएम का सहारा लेना है। यस। और बीपीएम को समझना है, बीपीएम को पहले फिक्स करना है। बीपीएम फिक्स नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा, आप कुछ जज ही नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर मैंने कुछ रखा है, अगर बीपीएम ही पता नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या साउथ में, कहीं पर भी हो सकता है। नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, तो नहीं बोल सकते तो उसके रूल नहीं लग सकते, तो आप कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। ये पहला स्टेप है, वास्तु पुरुष मंडल फिक्स करना, ये अपना पहला स्टेप आएगा। कि आपको अगर कुछ भी ट्रीटमेंट करनी है, कुछ भी कंक्लूजन पे जाना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वास्तु पुरुष मंडल कहाँ है, क्या है, और वो वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार ही आपको चेक करें।
डॉक्टर के पास Okay. जाते हैं, पैर दुखता है तो डॉक्टर सर चेक करता है क्या? नहीं सर, तो पैर क्यों चेक करता है? क्योंकि आपने पैर में वहाँ प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम पैर है। में प्रॉब्लम है तो पैर से रिलेटेड भी बातें उसको देखना पड़ेगा। तो उसको पहले समझ पता रहेगा कि पैर इसको कहते हैं, तभी जाके वो ये करेगा ना। तो ये पता करने के लिए, ये क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफाई करने के लिए वास्तु पुरुष आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक सर। यस, और कुछ थोड़ा इससे रिलेटेड पूछो, आगे जाएंगे ना तो क्या हो जाए कि फ्लो में जंप हो जाता है। सर मेरा जस्ट एक पॉइंट था सर। हाँ पूछो। सर जैसे आज तो फर्स्ट क्लास से ज्यादा क्वेश्चन ही सर, मंडे से सर आई थिंक आने दो ना यार, देखो आज ज्यादा नहीं है तो कंफर्म अगर होता तो आगे जाएंगे ना, आप पूछो तो पूछो। नहीं जो सर, मैं भी ये है। बोला सर कि मंडे से सर एक्चुअली मेरा ऑफिस भी है ना, तो आप जो भी सेशन लेने वाले हैं उसका टॉपिक्स अगर कर देंगे ना तो सब प्रिपेयर करके आएंगे। नहीं प्रिपेयर करके मत आओ, ऐसे ही चलने दो, क्योंकि प्रिपेयर में फिर टेस्ट नहीं होता, एग्जाम नहीं होती। ये यही ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर करने से क्या हो जाएगा, आधे लोग बोलेंगे कुछ नहीं है मुझे पता है, और जो लोग बोलते हैं ना मुझे पता है, उन लोगों को तो कुछ पता नहीं रहता है, और वो ऐसे वहम में रहते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, और काम करने जाते हैं तब तो कुछ नहीं होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिवीजन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगी, शांति से जाएंगे। अगर क्वेश्चन है तो मैं तो बोलता हूँ, डिस्कशन का मतलब क्या है कि चर्चा में सहभाग, जो अभी चर्चा चल रही है ना उसमें आप सहभाग लेते रहो, और ये एक अच्छा आदत है। इससे क्या हो जाएगा, आपको भी अच्छा हो जाएगा, सेशन खुल जाएगा, बाकी सभी लोगों को जो कुछ पूछ नहीं पाते उनके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछते समय आप अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखो, वो डिस्टर्बेंस बहुत होता है। यस सर। सर और एक पॉइंट ये था सर मैंने जो 3 साल पहले आपका अटेंड किया था उसका पूरा कंटेंट है, मैं उसको प्रैक्टिस भी किया हूँ, रिवाइज भी किया हूँ, तो इस कोर्स में आप उसी को ही लेने वाले ना सर? ये वो नहीं उसी को लेने वाले, लेकिन जो नहीं आपने समझ लिया, जो आपके समझ में नहीं आया है वो बातें भी यहाँ पर रहने वाली है, और जो समझ में आया है वो भी क्लियर होने वाली है। देखो ये प्रोसेस रहता है, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। वही बात होती है ना, जो समझते हैं कि मैंने तो 3 साल पहले किया, तो 3 साल से प्रैक्टिस क्यों नहीं की, 3 साल से कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जरूरी होता है एक बार 2 बार, एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जब करते जाओगे, क्वेश्चन से केस स्टडी से आपको बातें समझ में आ जाएगी, फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, वो रहेगा, उसमें कुछ एडिशन होता भी रहेगा। अभी 3 साल पहले जो लिया है ऐसा ही लिया था क्या मैंने, मैं भी चेंज हो जाता हूँ, मैं भी कुछ अलग ना, मुझे भी कुछ इंट्यूशन अलग आ जाता है, कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ बातें पता चलती आ रही है, ये इंक्लूड करनी चाहिए, वो इंक्लूड करता हूँ, तो इस प्रकार से हो जाता है। जी। और अभिषेक जी, हम लोग 15 साल से कर रहे हैं, फिर भी हमें सर से अलग ही नॉलेज मिल रहा है, या जब तक हम लोग साइट के ऊपर जाके प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें भी समझ में नहीं आता क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे है ना, तो वो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो होता रहेगा, लेकिन हाँ। अभी चर्चा में सहभाग लो, और जो अभी जो चल रहा है ना उसमें आप क्वेश्चन पूछो, करेक्ट, कुछ तो भी पूछो, कुछ तो भी ऐसा समझो कि एक चर्चा में मुझे एक तो क्वेश्चन पूछना ही है, कम से कम एक तो पूछना ही है, और अलग भी रहना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जल्दी पूछ लो। सर अभी ये जो अग्नि वायु जल और आकाश ये सारी चीजें जो बताई, हाँ। तो वास्तु मंडल में ऐसा फिक्स होता है क्या कि होता है ऐसा इस होता है दिशा ना, में ये आएगा वो वास्तुमंडल जब आएगा ना उसमें वो दिशा भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे है ना अभी तक जो भी सेशन मैंने लिए है उसमें पंच तत्वों के ऊपर बहुत कम बातें की। अभी इस बार मुझे अगला सेशन जो है केवल पंच तत्वों के ऊपर 1-2 घंटे बातें करेंगे, 1 घंटा तो भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत कम लेते थे, फायर को फायर वही समझने में गलत हो जाती थी कि किचन साउथ ईस्ट में रहना चाहिए, अगर किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, या फिर किचन अगर साउथ नॉर्थ वेस्ट में चला गया या नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो फायर एलिमेंट वहां पर गया, ये भी हम समझते थे। वो सभी के लिए अभी मैंने तैयारी की है, वो एक सेशन हम लोग फायर एलिमेंट्स पे डिटेल लेंगे। ठीक है, अभी ये जो सेशन है इसमें आपको पंचतत्व पता होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पंचतत्वों का इंपॉर्टेंस है। और दूसरा
हमारी सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो कैसे कैसे तत्वों से निर्माण होते गया है वो समझने के लिए अभी जो लिया है। सर ट्रांसफार्मर और जेनसेट तो फायर एलिमेंट में ही आएगा ना? ट्रांसफार्मर जेनसेट, हाँ, उसका एप्लीकेशन और जो यूज है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। स्टेप अप तो स्टेप हाँ डाउन। हाँ, तो वही इलेक्ट्रिसिटी है ना, एनर्जी है। और वो उसका ये क्या है, स्टेटस क्या है? वो वाटरी तो नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है ना, हैवी जल में एलिमेंट नहीं आया है। नहीं सर। हाँ, जल में नहीं आया है और एनर्जेटिक है, इसलिए वो उसको फायर में लेना है। सर अर्थ एलिमेंट नहीं लेना, हैवी है सर, साउथ हेवी साउथ नहीं है। ये देखो, अर्थ एलिमेंट को हेवी से कंसीडर मत करो, आपको ऐसे एक डायरेक्ट कंपेयर मत करो। अर्थ एलिमेंट का मतलब है ड्राई, ठीक है। ड्राई के साथ में उसमें एनर्जी भी नहीं रहती है। अर्थ एलिमेंट में एनर्जेटिक नहीं है ना वो, यस जैसा फायर में एनर्जी होती है वैसा जड़ एनर्जेटिक नहीं है। तत्व। हाँ, तो जड़त्व, जड़ तत्व भी नहीं, जड़त्व, ड्राइनेस, तो वो हेवी उसका अपभ्रंश हुआ है। हेवी का और जड़ तत्व का कोई संबंध नहीं है। और वो हेवी निकालने के लिए सबकी जिंदगी जाने वाली है, लेकिन वो नहीं निकलेगा इतना। वो गूगल के माध्यम से या फिर मिसकंसेप्ट जो है वो फैल चुका है, नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं कितने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। जितने मेरे पास में आते, जितनों को समझा सकता हूँ उतना लोगों को मैं समझा रहा हूँ। पृथ्वी तत्व का मतलब है जड़त्व, जड़त्व का मतलब है ड्राई, और हेवी वगैरह वहां पर कुछ नहीं आता है। जो ड्राई है और जो स्टेबल है, स्थिर है, स्थिरता भी उसका एक तत्व है जड़त्व का, वो है पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो फायर एलिमेंट में आता है। और दूसरा जो है एक कंफ्यूजन आता है जब हम बॉयलर का पोजीशन देखते हैं। बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर में फायर होता है और हॉट वाटर होता है, स्टीम वाटर होता है, वाटर का स्टीम फॉर्म है, ठीक है। तो वो भी कंफ्यूजन है, वो फायर एलिमेंट में नहीं है और वाटर एलिमेंट में ज्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट के साथ में फायर एलिमेंट की भी जगह दी गई है, इसीलिए बॉयलर जो है नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अच्छा। अगर नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्ट नहीं रख पाते आप, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वाटर एलिमेंट, वाटर स्टीम फॉर्म में, और वाटर ही होता है। उसको एग्जांपल देने के लिए आप क्या करेंगे? सपोज एक फायर लगा हुआ है, आग जल रही है, आग के ऊपर ठंडा पानी डालो, आग बुझ जाएगी। आग के ऊपर गर्म पानी डालो, उबलता पानी डालो, फिर भी आग बुझ जाएगी। तो उबलता पानी और ठंडा पानी, ये उसके सिर्फ फॉर्म अलग अलग, स्टेटस बदल गए ना, वो ठंडा है और गर्म है, लेकिन दोनों भी वाटर ही है, वाटर एलिमेंट में ही आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन? सर इसी में कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसफार्मर और जेनसेट कहाँ नहीं हो सकते, कहाँ निषेध है? हाँ, देखो, पहले तो देखना है हम लोगों को कहाँ पर होना चाहिए। अभी उसका एक एप्लीकेशन के तरह से हमने देखा है कि वो फायर एलिमेंट की जगह पे होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट की जगह पे होना चाहिए तो उसके अपोजिट में उसको अवॉइड करो। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में मत रखो, बाकी जगह पे आप चल सकते हैं। वही लेंगे हम लोग, पंचतत्व का है ना, बहुत डिटेल अच्छी तरह से लिया है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देखो, उसका भी परसेंटेज है, और किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वही है। क्योंकि एक छोटा सा, अभी ये प्रॉब्लम आपको अगर बहुत सता रहा है, और बाद में आपने मेन दिशा ही देखा नहीं, स्लोप भी देखा नहीं है, उसका वास्तु पुरुष मंडल का आकार भी देखा नहीं है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप कि ट्रांसफार्मर कहाँ पर रखना चाहिए, इसके लिए आप परेशान हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परेशानी वो प्रॉब्लम के अनुसार ही आनी चाहिए। प्रॉब्लम छोटा है तो छोटी सी परेशानी, प्रॉब्लम बड़ा है तो सीरियस, फिर परेशानी ज्यादा। आप
उस तरीके से सोचना चाहिए। अदरवाइज क्या करोगे आप, छोटी छोटी चीजों के लिए सोचते बैठोगे, और ये सोच दिमाग में डालने वाले जो रहते हैं ना, वो कुछ क्लाइंट्स रहते हैं या कुछ जो निगेटिविटी बोलो आपके लिए, जो निगेटिविटी अगर कोई है तो वो भी ऐसा करके आपको ये डिप्रेस कर सकता है। उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं ना, क्या होगा। अभी एक मच्छर आके मुझे काट रहा है तो उसको मैं क्या कितना परेशान करूं, कितना मैं परेशान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम की तरफ देखो और पहले प्रायोरिटी दे दो कि किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना ज्यादा सोचना है। सर और इसमें फेंग शुई का पार्ट हम इंडिया में फॉलो, मतलब अभी बीच में बहुत क्रेज आया था कि फेंग शुई का बहुत इफेक्ट होता है, तो ये कितना कंसिडर करना चाहिए, या फिर मतलब अभी जो चल रहा है बाहर की वो बहुत देखने confusion के होता है। लिए कैसा है, देखने के लिए मुझे उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मुझे मेरे शास्त्रों पे इतना भरोसा है कि मैं दूसरे शास्त्र पढ़ने की इच्छा भी नहीं रखता। तो मैं फेंग शुई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे फेंग शुई एक्सपर्ट भी नहीं होना है। वास्तु के बारे में जितना पूछना है आप पूछ सकते हैं, ऐसा ही क्लाइंट को बताना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये, अच्छा ऐसे ही क्लाइंट को बताना कि मैंने वैदिक वास्तुशास्त्र की पढ़ाई की है, मेरे वेदों पे वास्तुशास्त्रों के ऊपर पूरा भरोसा है, मैंने फेंग शुई पढ़ा नहीं है, फेंग शुई ओरिजिनल है नहीं है ये मुझे पता नहीं, उसमें जाने की मेरी इच्छा भी नहीं है, तो मैं नहीं गया, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ। ऐसा ही आपको बताना। हाँ और सर, हमारे उसको इसमें पिरामिड भी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और इसमें पिरामिड भी हमारा नहीं है ना, मतलब अभी जो पिरामिड के भी हाँ, रेमेडीज बहुत पिरामिड बाजार की में जो बिक रेमेडीज रहे है, हैं। पिरामिड है वो भी अपने में नहीं है, लेकिन पिरामिड बनाने में हिंदू पंडितों का बहुत बड़ा योगदान है। पिरामिड जो शेप बना है, वो शेप जब बनने वाला था, बनाने वाले थे, तब उन्होंने हिंदू पंडितों का सहारा लिया है, उनसे जो गाइडेंस लिया है, और उसके कारण ही वैसे शेप बना है। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन पिरामिड के अंदर एनर्जी होती है, ये भी मैंने थोड़ा सा उसकी जब क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और जब मुझे 6-7 बार इजिप्ट जाने का मौका मिला तो मैं हर बार जाके देख के आता था एज ए टूरिस्ट। लेकिन जाने के बाद मुझे जो जो बातें यहाँ पर लोग समझ बैठे हैं वो वैसे तो नहीं थी। पिरामिड के अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी भी डेड बॉडीज के लिए, ममीज को रखने के लिए। वहां पर जाके ऐसे एक कोई चीज रखी और वो बड़ी हो गई, प्रॉस्परस हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां पर जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको पूछा हमने कि आप भाई इधर जाके कुछ अंदर जाके कुछ आपका त्योहार रहता है क्या। हमारे पास जब एनर्जी रहती है, हम गणेश जी के मंदिर में जाते हैं एनर्जी लेके आते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं एनर्जी लेके आते हैं, साईं बाबा समाधि वगैरह स्थल होता है वहां पर जाते हैं एनर्जी लेके आते हैं। वैसा आप जाते हैं क्या। उन्होंने कहा कि सर वो कब्र है, कब्र में कौन जाएगा, कब्र में जिंदा आदमी नहीं जाता है, और जिंदा आदमियों के लिए कब्र नहीं होती है। तो ऐसे कई उदाहरण वहां पर मिले हैं, लेकिन उसका यूज करके कुछ लोग वास्तुशास्त्र का सहारा लेते हुए पिरामिड शेप के वस्तु घर में, और वो भी वस्तु शेप का वस्तु, उसके अंदर कुछ नहीं है, एक इधर लगाया, उल्टा लगाया, आड़ा लगाया, टेढ़ा लगाया, सब लगाया, प्लास्टिक के लगाया, मेटल के लगाए, तो किसका भी लगाओगे तो वो ये एक शेप हो गया ना। तो उसका भी हमने कोई पढ़ाई नहीं किया और हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, और अपने वैदिक वास्तुशास्त्र में ऐसे रेमेडीज नहीं होते, ये भी हम लोग आपको बताना है। ठीक है सर, आप अगर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका लुकआउट है, आप अपनी प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं। मेरा काम कहने का जो है वो मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने सभी लोगों को पहले एक प्रॉमिस दिया था कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस चालू रखो, मैं जो बताऊंगा उसमें अगर कोई अच्छा लगता है तो आप ले लो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दो। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की है। पिरामिड का रिजल्ट कैसे आते हैं, पिरामिड के परिणाम कैसे मिलते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं किया। फेंग शुई के प्रोडक्ट्स रखने से वो भी मैंने नहीं किया है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूँ। सर लेकिन जिनके यहाँ हम लोग विजिट के लिए जाते हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी वो क्या बुद्धा रहते, तो उनको क्या करने के लिए बोलना है, फिर उनको सही दिशा दिखानी है। देखो सही दिशा अगर वो पूरा ट्रस्ट आपके ऊपर रखते हैं तो ही आप दिखा सकते हो उनको। उन्होंने किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर उनके ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए उन्होंने रखा, तो रखा है तो उसका परिणाम देख लो आप, और कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है।
लेकिन हमने कुछ पढ़ा नहीं है, वैदिक वास्तु शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। इतना आप बोल सकते। मुझे भी वो प्रॉब्लम आते हैं, रहने दो ना, तो दिखता है वो अच्छा दिखता है, हंस रहा है, उसको देख के हमें भी हंसी आती है, अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन तो रहने दो ना। सर वो उनका जब उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता ना, तो उसका अपोज रिजल्ट भी उनको मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल शिप रहा है ना, शिप अगर उल्टे बाजू से रहा ना, एक्चुअली ये मैंने देखे भी है, ये ठीक है ना, उनके तो प्रॉब्लम्स आप देखे भी है। जैसे भी कन्विंस कर सकते हैं तो कन्विंस करके देख लो। अगर मानते हैं तो उनको आप दिशा चेंज करने के लिए बोल दो, आपको सही पता है कुछ उसका ऐसे करने से फायदा होने वाला है तो वो करने के लिए बोल दो। तो इस प्रकार से जी, आप उसके गाइड कर लिए थोड़ा सकते हैं, बेसिक स्टडी लेकिन हाँ, कोई भी किसी भी शास्त्र का अनादर नहीं करना है, वो निकाल के नहीं फेंक दो करना है। वगैरह, ऐसा करेक्ट ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि करेक्ट। वो नहीं करना। उसको अगर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसने रखा है तो कंटिन्यू कर सकता है ना। नहीं नहीं तो फिर बेसिक स्टडी करके उनको सही दिशा दिखानी, बस इतना हाँ, मेरा ख्याल ऐसा है। नहीं तो फिर स्टडी कर लो उसका, आप कोर्स हाँ ज्वाइन कर लो, स्टडी कर दो, स्टडी करने के बाद समझ लो सही है, आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं, आप अलग अलग सभी प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं ना, जैसी जहां पर जरूरत पड़ेगी वैसे। जी, तो मिरर के भी इफेक्ट है ऐसे ना उनको। हाँ आते हैं ना, वो कर सकते हो, करना चाहिए हाँ मुझे, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मेरा वैदिक पे इतना ज्यादा भरोसा है कि मैं पूरा वैदिक ही करता हूँ, दूसरों को मैं सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, और मुझे जाना भी नहीं। और सर उसका ज्यादा निगेटिविटी भी नहीं, मैं नहीं बताता। तो इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ ये आपको बता दिया है। तो मैं मेरे क्लाइंट के पास जब जाता हूँ तब उनको बोलता हूँ कि आपको अगर अच्छा अनुभव है तो रखो, मैंने उसका पढ़ाई नहीं किया, मैं उसके बारे में अच्छा बुरा नहीं बता सकता। जो उसके सिवा वैदिक से क्या कर सकते हैं ये मैं बता सकता हूँ, और वो अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप विद रेफरेंस दे सकता हूँ। सर ये सारे 5 एलिमेंट्स हमारे एनर्जी से। ठीक है, प्रदीप बोल रहा हूँ सर। बोलो, एक कोई भी बोलो प्रदीप जी। हाँ प्रदीप हाँ सर, ओके। मेरा 2 था क्वेश्चंस। एक हाँ। तो जो पंचतत्व है हमारे, हाँ। और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 गुण जो आपने बताया प्रकृति हाँ, के, हाँ, हाँ। तो ये इनका सबका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे होता है। तो उसमें से 5 देखो, जो पंचतत्व है, 5 तत्वों का मन बुद्धि अहंकार बनने में एक अहम महत्व है। मन बुद्धि अहंकार भी जो है वो 5 तत्वों के कारण ही बनता है। वो अगर इम्बैलेंस हो गए तो ये भी इम्बैलेंस होगा। तो उसको भी बैलेंस रखने के लिए पहले बेसिक बैलेंस आपको 5 तत्व के बैलेंस रहेंगे तो मन भी बैलेंस रहेगा, बुद्धि भी सही चलेगी और अहंकार भी नहीं आएगा। तो वास्तु शास्त्र का प्रॉपर यूज करेंगे तो ये 5 तत्वों का बैलेंस हमारे घर में रहता है वास्तु में। यस, 5 तत्वों का बैलेंस ही सही वास्तु बताता है। इम्बैलेंस जो हुआ है ना वही आपको पता चलता है, और वो जो इम्बैलेंस होता है तो उसका मन बुद्धि अहंकार पे असर होता है। तो इसीलिए वहां पर उसके जीव के ऊपर असर, पंचतत्वों का असर होता है। ये आप एक कंक्लूजन में कह सकते हैं। ओके। दूसरा ये था कि जितना अपना अभी जो भी थोड़ा सा अभी तो सीखना शुरू किया है, बट लोगों को वैदिक वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं उस दिन एक क्लिप देख रहा था, पता है ना, तो इसीलिए तो मैं बेसिक से ले रहा हूँ। उसमें वो फेंगशुई की कोई लेडी थी, उसको सामने वाली लड़की ने पूछा कि वास्तु और फेंगशुई में क्या डिफरेंस है। तो उसने कहा कि फेंगशुई आदमी का बर्थ डेट और वो भी देखता है, जबकि वास्तु में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। वास्तु में सिर्फ दिशा देखी जाती है, बाकी पर्सनल लाइफ या पर्सनल वो पर्सन का कुछ देखते नहीं है। और ये चैनल पे बता रही थी वो लेडी। देखो ये तो बहुत ही मिसकंसेप्शन है। नहीं, मिसकंसेप्ट है। अभी जिसको जो देखने में आया, सुनने में आया, वही उसको शास्त्र समझ बैठता है। ये एक हमारे लिए नेगेटिव है। तो हमारा काम है, क्योंकि हम प्रचार में कम रहे ना। देखो आज तो ये बात है, कम से कम यहाँ पर वैदिक वास्तुशास्त्र क्या है सभी लोगों को पता है। वास्तुशास्त्र दिशाओं का शास्त्र है, वास्तुशास्त्र पंचतत्वों का शास्त्र है, ये भी पता है। पहले तो वो भी नहीं थे। अभी 5 एलिमेंट्स और फेंगशुई के एलिमेंट्स, इसमें भी डिफरेंस है। इसमें भी अपनी दिशा और उनकी दिशा, क्योंकि अपने पास हम क्यों मानते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये रेफरेंस से चलते आ रहा है। यहाँ पर रेफरेंस बुक है, फेंगशुई का रेफरेंस बुक नहीं मिलता है ना। फेंगशुई किसने स्टार्ट किया, उसके आचार्य कौन है, कब स्टार्ट हुआ है, ये रेफरेंस नहीं है। तो रेफरेंस नहीं है, विदाउट रेफरेंस जिसको वहां पर ट्रस्ट रखना है वो ट्रस्ट रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा यहाँ पर है ना, वो चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए।
हमको क्या उभर के आना है, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट उभर के आना है, वैदिक वास्तुशास्त्र हमको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए बेसिक से ले रहे हैं। वहां पर जो है आपको कि वेदों से आया ये आज आपको पता चला, अभी आगे चल के ग्रंथ आएंगे, उसके ऋषि मुनि आएंगे, उनके स्टेटमेंट आएंगे, उनके श्लोक आएंगे, श्लोक का डायरेक्ट मीनिंग आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखना है वो आएगा। वो करते करते धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर एक अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो ये 5 तत्व जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो 5 तत्वों का बैलेंस कैसे करना है और इम्बैलेंस कैसे हुआ है और वास्तु में इम्बैलेंस कैसे हुआ है, ये देखने के लिए अगले लेक्चर में आपको और डिटेल अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, और कुछ हो गया सर मेरा? और कौन? हाँ बोलो सर। ये हाँ सर, वही था क्वेश्चन मेरा, वही कि 5 तत्व जो हमारे वास्तु में इम्बैलेंस होते हैं और या 9 डायरेक्शंस में जो होता है, तो उसे फाइंड आउट करके उसकी 5 तत्वों की रिमेडी हमें किस तरीके से करना चाहिए, वो एक डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वही पता होना चाहिए कि कितना किसका इम्पोर्टेंस है। देखो ये तो कॉमन बच्चे को किसी को भी पता चल जाता है। वास्तु में निगेटिव वास्तु है तो क्या होना चाहिए? निगेटिव वास्तु है तो पहले उसको अनकंफर्ट लगना चाहिए। आप कोई भी किसी भी घर में जाते हैं या किसी भी रूम में जाते हैं, आपको अनकंफर्ट लगता है, तो अनकंफर्ट का मतलब वहां पर ये निगेटिव है। अब निगेटिव के कारण क्या है, उसके कारण आपको ढूंढने हैं ना। कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आजकल जो चल रहा है अपने पास कोरोना में पहले पता चला कि सी विटामिन नहीं चाहिए, सी विटामिन नहीं मिल रहा है, कम हुआ है, इम्यूनिटी कम हुई है। फिर उसके बाद में इम्यूनिटी से पता चला कि ऑक्सीजन, उसके बाद पता चला कि अभी ऑक्सीजन भी कम हुआ है। तो ये सब इम्पोर्टेंट ही चीज है ना। ऑक्सीजन ये जरूरी है नेचर में रहने के लिए, और उसकी सही मात्रा मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी को चाहिए वैसे वास्तु को भी चाहिए। लाइट बॉडी को जितना चाहिए उतना वास्तु को भी लाइट चाहिए। फिर लाइट, एयर में फिर उसका विंड वेलोसिटी, और ये बैलेंस कब रहता है कि जहां पर उसके ओपनिंग्स अच्छी तरह से है। फिर उसके लिए ओपनिंग्स के लिए दिशा देखी गई है। फिर दिशाओं के इम्पैक्ट के साथ में 5 एलिमेंट्स आ गए। 5 एलिमेंट्स में फिर उपदिशा दी गई है। तो ये सब कॉम्बिनेशन में ही आपको स्टडी करना है। कोई एक स्टडी करके नहीं चलेगा। आपको दिशा देखनी है, दिशा के साथ उपदिशा भी देखनी है, उपदिशा के साथ में वहां पर 5 एलिमेंट्स को लेना है। फिर उनके ओपनिंग का परसेंटेज देखना है। फिर उसका वेलोसिटी वगैरह जो है वो देख सकते हैं। लाइट कौन सी दिशा से कौन सा लाइट आ रहा है वो भी है। लाइट का मतलब सनलाइट भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल लाइट भी आप ले सकते हैं। एयर का परसेंटेज कम ज्यादा है तो उसमें एयर के थ्रू आपको ऑक्सीजन में मिल रहा है। जो भी जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड में, वैसे जैसे आपको लगता है वैसे वास्तु पुरुष को भी लगता है। आप जहां पर कंफर्टेबल हो, हवा अच्छी है, लाइट अच्छा है, जल अच्छा है, प्योर है, तो आप कंफर्टेबल है। उसी प्रकार से वास्तु भी वहां पर कंफर्टेबल रहती है और वहीं पे वास्तु का निर्माण होता है। जहां जहां पर जल है वहां पर ही सिटी बनी है। जहां जहां पर नदियां है, नहर है, तालाब है, ऐसे जगह पे सिटी बनी है। ऐसे जगह पे जीवन होता है। पानी नहीं है तो रेगिस्तान में जीवन नहीं है, जीवन नहीं है तो वहां पर ह्यूमन लाइफ भी कम है, और उनको रहन सहन भी अलग होता है, उस प्रकार से होता है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, क्या होगा और कैसे कर सकते हैं, और बैलेंस किसको कहते हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ के ही इम्प्लीमेंट करना है। आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। और किसको कैसा, अभी वायु तत्व में क्या है, कैसे बताओगे? हवा तो दिखती तो नहीं है, और सभी जगह पे साउथ ईस्ट में वायु तत्व नहीं रहना चाहिए, ऐसे तो आप बोल भी नहीं सकते। हवा सब जगह पे है ना।
तो उसको कैसे कंसिडर करें, ये हम लोग अभी पंच तत्व का जो एक रहेगा सेशन पूरा स्लाइड के साथ में अच्छी तरह से, उसमें किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है और कितना क्या कौन सा बाकी तत्व कैसे कैसे उसमें रहते हैं, उसके क्या फॉर्मूलेज है, क्या सिद्धांत है, किसने बताए हैं, ये सब ले लेंगे। सर, आई हैड अ क्वेश्चन। अभी हमने देखा लिक्विड स्टेट जल तत्व इज लाइक वाटर, गैस, तो गैस एंड एवरीथिंग माइट बी अग्नि से, हाँ, लाइक सॉरी एयर एलिमेंट, हीट इज अग्नि, लाइक दैट। तो लाइक व्हेन अभी सबके लिए थोड़ा मीन्स ऐसा कैटेगराइजेशन हो गया, नाउ यू सेड कि जड़त्व इज दैट ड्राइनेस, राइट? तो देन जो वेट एलिमेंट किससे हम देखेंगे हम? वेट एलिमेंट है ही नहीं है, वेट सब में आता है, वेट किस में नहीं आता? पानी का भी वेट होता है। यस। हाँ, तो वेट वो कोई 5 एलिमेंट्स में वेट एलिमेंट है ही नहीं, पहली बात। ओके, बट देन व्हाइल डिजाइनिंग हम पृथ्वी तत्व का मतलब है ड्राइनेस, जड़त्व, स्थिर तत्व, जो स्टेबल ज्यादा है। तो जब भी डिजाइन करोगे तो उसके लिए वो तत्वों को एक दिशा दी गई है और वो दिशा का इंपॉर्टेंस वहां पर लाना है। ओके, देन हेवी एलिमेंट्स जो अब हम डिजाइन करते हैं, लाइक स्टोर रूम एंड स्टेयरकेस एंड लाइक जिधर हैवी चीजें, ज्यादा मूवमेंट नहीं है एंड ऐसा क्लोज्ड एरिया रहने वाला है, लाइक स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज रहेगा, कुछ भी ऐसे स्टोरेज रिलेटेड, सो दैट इज लाइक हैवी इन नेचर, राइट? तो कौन से दिशा पे हम वैसे अगर आपको करने हैं कि जो मूवमेंट के लिए आगे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा मूवमेंट जिसका नहीं है, वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ और वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे। तो ये हम लोग कहते हैं ना, वार्डरोब जब डिजाइन करोगे तो उस रूम का कोई भी एक रूम लेना है, इस रूम को अभी मुझे वार्डरोब रखना है, तो पहला प्रेफरेंस मेरा क्या रहेगा, उसका साउथ वॉल पे, दूसरा वेस्ट वॉल पे, फिर उसके बाद नीड के जरिए। अगर मेरा डोर ही उसका साउथ या वेस्ट में है, एंट्रेंस ही साउथ वेस्ट में है, तो साउथ में कैसे रहेगा? सपोज एक साउथ फेसिंग शटर मिला है, एक शॉप है जिसका फेस साउथ में है, तो उसमें ओपनिंग साउथ में है, शटर ही साउथ में, तो उसमें मैं पूरा ब्लॉक थोड़ी कर सकता हूँ। उस केस में मुझे वेस्ट, एक जगह है वेस्ट में मैं रख सकता हूँ, फिर उसके बाद ईस्ट में या नॉर्थ में मुझे रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको डिजाइन करते समय सोचना है कि जब मिलता है तो साउथ और वेस्ट में करना है, नहीं मिलता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ और वेस्ट ओपन है, तो फिर उसको कुछ अल्टरनेटिव्स भी है, वो भी देखेंगे डिजाइन करते समय। कि साउथ और वेस्ट में ओपनिंग है, साउथ और वेस्ट में दोनों साइड में शटर है, लेकिन मुझे नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे नहीं रखना है, तो भी कर सकते हैं। ओके सर, यस, करेंगे, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर, सब लोगों को पता चल गया है कि वैदिक वास्तुशास्त्र वेदों से आया हुआ है, 4 वेद है, बाकी सब हमारे 4 आश्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से हम लोगों को ये हमारे 4 गोल है, उसमें से जाना होता है। फिर उसके बाद पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और पंच तत्व है, यहाँ तक अभी पता चला, अभी तत्वों के दिशा वगैरह जो है वो आगे आएगा, ये पता चला। और जनरल वास्तु में भवन की जो निर्मित है, वो भवन क्यों चाहिए, तो सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो काम अच्छी तरह से शांति से हैप्पीली रहना चाहिए, रहने के लिए हम लोगों को भवन की बहुत अच्छी जरूरत है। और जरूरत का मतलब है फिर उसमें वैसा मिलना भी चाहिए। आपको घर में अगर सुरक्षित नहीं लग रहा है, आपके घर में समृद्धि नहीं है, तो आपका वास्तु ठीक नहीं। तो वास्तु की निर्मित जो हुई है वो भवन में से आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, भवन से आपको जो है समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि का मतलब है टोटल हैप्पीनेस। आप एक पॉजिटिव मन, बुद्धि, अहंकार, ये बैलेंस है तभी ये हो सकता है, और वो बैलेंस रखने के लिए पंचतत्वों की जरूरत है, और पंचतत्वों का परिणाम जो है वास्तु में होता ही है। तो इस प्रकार से आपको आगे जो सोचना है और समझाना भी है।
यस सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन है तो ले लो, क्योंकि कैसा है वो सब्जेक्ट जो है उसको आधा घंटा लगने वाला है सर एक क्वेश्चन वो भी अच्छी तरह से लेना है मुझे। हाँ हाँ सर, जो बाकी छोटी चीज है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ कि लाइट घर में कौन कौन सी साइड से ट्यूब या जो भी लगाते हैं वो या फिर अपना घड़ी कहाँ पे रहना चाहिए, ये भी आता है क्या अपने इसमें? बिल्कुल आता है ना। ये हाँ। देखो आता है, लेकिन उसका एक लॉजिकली है, लेकिन उससे बहुत कुछ परिणाम होने वाला नहीं है। घड़ी का घड़ी का मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि अपने पास वास्तु में 4 दिशा है मुख्य, 4 दिशाओं को 4 दिशाओं के स्वामी दिए गए। जैसे पूर्व में इंद्र है, इंद्र ये पॉजिटिव शक्ति है। उत्तर में कुबेर है, कुबेर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, वो भी पॉजिटिव शक्ति है। दक्षिण में यमराज है, यमराज से सब लोग डरते हैं क्योंकि वो सीधा हॉस्पिटल में लेके जाता है और हॉस्पिटल से छुट्टी कर देता है। फिर चौथी दिशा रह गई पश्चिम, उस दिशा का स्वामी जो है वो असुर है, राक्षस लोग हैं। असुरों का काम क्या है? जो अच्छा नहीं है वही करना है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, अविवेकी है, वही करना है। तो ये सब है। तो उस प्रकार से उधर से लाइट एंड एयर, ये वास्तु की एनर्जी है। वास्तु की एनर्जी किस में से आती है? लाइट एंड एयर में से आती है। तो उस दिशा से लाइट एंड एयर कब आएगा? जब उस दिशा में ओपनिंग रहेगा तो, ठीक है, तो वहां से ये एनर्जी आएगा। लेकिन अगर आपको घर में नॉर्थ में से आपने लाइट, नॉर्थ वॉल पे लाइट लगाया, ईस्ट वॉल पे लाइट लगाया, तो इसका वो जो मैंने पहले बताया कि ओपनिंग से जो लाइट आने वाला है, जो एनर्जी आने वाली है, वो एनर्जी वो लाइट से नहीं मिलने वाली। और दिशाओं की तरफ, तो इसलिए वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं। लाइट तो घर में चारों दिशा से चाहिए और अच्छा चाहिए। जितना ज्यादा लाइट है उतना ज्यादा प्रसन्नता वहां पर रहती है। जितनी ज्यादा हवा है उतनी ज्यादा प्रसन्नता वहां पर रहती है। फील गुड फैक्टर अच्छा रहता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि वॉल कौन से वॉल पे, सपोज साउथ वॉल पे वॉल क्लॉक लगा है, तो हमेशा मैं दिन में 20 बार अगर मैं घड़ी देखता हूँ तो साउथ की तरफ मेरा फेस हो रहा है, तो इनडायरेक्टली 20 बार मेरा फेसिंग साउथ की तरफ हो रहा है। तो साउथ की तरफ फेसिंग से क्या होगा? साउथ का वो यमराज लगेगा कि ये क्यों मेरे तरफ देख रहा है बार बार। तो खुश हो जाएगा। हाँ खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसकी खुशी महंगी पड़ती है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जब कहते हैं ना कि नॉर्थ और साउथ वॉल पे अगर आपको घड़ी लगानी है, ऑप्शन आपके पास नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ पे लगाओ, या नॉर्थ या ईस्ट पे ही लगाओ, क्योंकि आपका बार बार देखना भी जो है, फेसिंग भी जो है उधर जाना चाहिए। साइंटिफिक कितने सारे साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं कि जब आपका फेस ईस्ट फेसिंग होता है तो आपका ब्रेन 97, 96, 95% काम करता है। तो ये फेस कब होगा? जब आप ईस्ट की तरफ फेस करोगे तब ब्रेन काम अच्छा करेगा। तो आपको ईस्ट फेसिंग ही सब काम रखने चाहिए। तो इसीलिए पढ़ना है तो ईस्ट फेसिंग, कुकिंग करना है तो ईस्ट फेसिंग, बैठना है, ध्यान करना है, पूजा करना है तो ईस्ट फेसिंग। तो ये सब करने से क्या होगा? आपका मैक्सिमम समय जो है वो ईस्ट फेस में रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये उसका पीछे का साइंस। सर इसमें एक बात हम लोग पूजा, सॉरी एक ही था पूजा घर के बारे में। और एक चीज जो मैंने सुना था कि ईस्ट और वेस्ट चलता है, बट उसमें ईस्ट को ज्यादा हम महत्व देते हैं, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं या कोई भगवान या कुछ भी करते हैं, तो हमारा फेस अगर सूरज की तरफ रहेगा तो उसका ज्यादा रिजल्ट आता है। और इसीलिए ईस्ट की तरफ अगर मंदिर रहेगा तो हमारा फेस सूरज की तरफ रहता है। बट शाम को अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं तो हम वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे अच्छा रिजल्ट जब भी आपका फेस ईस्ट में है तभी होगा। चाहे आप पूजा करो या खाली बैठो या गाना सुनते बैठो या मूवी देखते हुए बैठो, आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपको प्रसन्नता अच्छी मिलेगी। तो ये साइंस ने भी प्रूव किया। कुछ भी काम करो, ऐसा नहीं कि आपको पूजा ही करनी चाहिए। ठीक है, तो पूजा करते समय आपको और ज्यादा प्रसन्नता रहने, कुछ पर्पस के लिए कर रहे हैं ना। पूजा क्यों करता है आदमी? प्रसन्नता के लिए करता है, कुछ मैसेज देने के लिए करता है, कन्विंस करने के लिए या कनेक्शन करने के लिए करता है। तो इस समय और इसमें रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। वेस्ट में चल सकता है, क्योंकि क्या है, क्यों चल सकता है? तो चल सकता है इसलिए कि
उस समय भगवान के फेस ईस्ट में रहते हैं, और मंदिर में हमने देखा है, मंदिर में मूर्तियों का फेस मैक्सिमम करके ईस्ट में होता है। मंदिर का फेसिंग भी ज्यादा करके ईस्ट में होता है, और मूर्तियों का फेस तो ईस्ट फेसिंग होता है, क्योंकि वहां पर मूर्ति में एनर्जी की जरूरत है, और घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए हमारा फेस जो है इसके तरफ ज्यादा चाहिए। तो घर में जब भी मंदिर रखोगे तो फेसिंग, मंदिर का फेसिंग वेस्ट, आपका फेसिंग पूजा करते समय फेसिंग ईस्ट होना चाहिए, ये ख्याल में रखो। सर ऐसे ही जैसे सोने की डायरेक्शन भी बताया गया है इसमें कि नॉर्थ की तरफ सिर होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो नॉर्थ के तरफ सिर कभी भी नहीं होना चाहिए। सिर नहीं, सॉरी, साउथ की साउथ तरफ होना पैर। चाहिए या ईस्ट की तरफ होना हाँ, चाहिए। तो तो उसमें उसको हम लॉजिकली कैसे बोलेंगे? हाँ, तो साउथ के तरफ के लिए एक एग्जांपल ऐसा है कि अपना जो बॉडी है, बॉडी में सर जो है नॉर्थ पार्ट है, करेक्ट। हाँ पैर जो है वो साउथ है। हाँ सर। हाँ, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, हम अर्थ मैग्नेट में रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, ठीक है। तो मेरा नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ साउथ की तरफ लेके जाओगे तो वो अट्रैक्शन में रहेगा, अपोजिट अट्रैक्शन। करेक्ट करेक्ट। साउथ साउथ रिपेल्स, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स। तो ये नॉर्थ पोल मेरा साउथ में चाहिए, तो स्थिर रहेगा। उसके लिए आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सपोज ये आपका बेड है, इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड तो असर कर रहा है, अर्थ में रहते तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड असर करेगा। ये पेन है, ये जो है नॉर्थ है, ये पैर जो है ये साउथ है नीचे, ठीक है। अभी ये यहाँ पर साउथ है, ठीक है। साउथ के तरफ मैंने पेन को रखा, ये भी मैग्नेटिक बॉडी है, अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट है, और ये ऐसा रखेंगे आप, ऐसे ही रहेगा। आप अगर ऐसा रख देते, नॉर्थ के तरफ पैर और साउथ के तरफ सर, ऐसा अगर रख देते हैं, और जब इसको हाथ हटा देते हैं तो पेन सीधा ऐसे होने वाला है, इमीडिएट ऐसे होने वाला है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप जैसे बच्चे करते हैं ना मैग्नेट के साथ, वैसा आप करके देखो। ये ह्यूमन बॉडी है, और इसको नॉर्थ कंसीडर करो, इसको साउथ कंसीडर करो, और ये नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ रखो। जैसे ही आपकी शक्ति निकल जाएगी, आपका फोर्स आपने पकड़ के रखा है, तो ऐसे आप पकड़ के कितने भी देर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये पेन इमीडिएट ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम जब भी साउथ में सर करके सोते हैं तो हमारे लिए वैसा सोने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा सर साउथ में ना होते हुए कहीं और होता है, तो इसका मतलब हमारी कुछ तो भी एनर्जी उसको उस स्थिति में रखने के लिए हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो साइंटिफिकली आपको अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपका सर जो है साउथ की तरफ और पैर जो है नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। इसमें आपको आप एनर्जी फ्री हो गए, आपको इसके लिए ऐसा सोने के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ईस्ट का ऑप्शन है। मैं तो हमेशा साउथ में सर करके ही सोता हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली ये मुझे लॉजिकल अच्छा लगा। दूसरा ईस्ट का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में ये लॉजिक फिर बिगड़ जाता है। जब मेरा सर ईस्ट में है ना, मेरा साउथ में भी है ना नॉर्थ में भी है, तो ईस्ट में तो मेरी कुछ 50% तो एनर्जी लग रही है इस सर ईस्ट में करके सोने में। लेकिन वो अध्यात्म साइंस का कहना ऐसा है कि ईस्ट में सर रहने से आपका जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वैसा अच्छा लगता है। सूर्य के तरफ है, सूर्य सन गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है। सूर्य को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग सूर्य की तरफ सर रखते हैं, उसके शरण में रहते हैं। ऐसे ऐसे उसके कुछ है। तो और वैसा श्लोक भी है, ये ऐसी कही सुनी बातें नहीं है। हाँ, तो वो एक श्लोक ऐसा भी है, स्वग्रह पूर्व शिरे। अगर आपको खुद के घर में सोना है तो पूर्व में सर रखते हुए सो। श्वशुर ग्रह पश्चिम शिरे, अगर आप ससुराल में जाते हो तो पश्चिम में सर करके सो जाओ। और हमेशा के लिए दक्षिण शिरे, उत्तरे कदापि ना, उत्तर में सर कभी भी नहीं रखना है। दूसरा, उत्तर में सर रखते हुए अगर बॉडी को रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके रुक जाता है। ये भी साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ है। जो पेपर पब्लिश हुए उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जो पब्लिश करने हैं वो तो हम लोगों को बहुत कुछ करना है, लेकिन जो हुए हैं तो उसको तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया,
उन्होंने हजारों केसेस लिए हैं। तो उस केस में क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि जब भी सर साउथ में नॉर्थ में है और पैर साउथ में है, ऐसे समय पे उस व्यक्ति के बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके रुक जाता है। अच्छा। और हम अगर अध्यात्म से जुड़ेंगे, हमारे रूढ़ी परंपरा से जोड़ेंगे, तो किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको डेड बॉडी को कुछ देर के लिए 15 मिनट आधा घंटा कुछ देर के लिए हम लोग नॉर्थ में सर और साउथ में पैर करके रखते हैं और फिर उसको उठाते हैं, क्योंकि जब हम उसको उठा के लेके जाएंगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुकना चाहिए, अदरवाइज फिर नाक से ब्लड आया, कान से ब्लीडिंग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये कब नहीं होगा, जब वो ब्लड पूरा रुक जाएगा तो नहीं होगा, तो उसके लिए वो स्थिति में रखोगे तो रुक जाता है। तो इसलिए रूढ़ी परंपरा में ऐसा है कि साउथ में पैर करके उसको कई कुछ देर तक रखो और फिर उसके बाद उठाओ। सर ये वॉल क्लॉक के लिए एक बात और बोलना चाहूंगी कि हम लोग अगर नॉर्थ और ईस्ट में लगाते हैं उसको, तो उसमें जो कि आईना लगा हुआ रहता है, तो साउथ और वेस्ट का नेगेटिव एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, वो भी अच्छा तो है। वो भी एक, हाँ वो भी एक मिरर अच्छा नहीं पॉइंट रहता है, लेकिन ग्लास के कारण जो रिफ्लेक्शन है, एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, वो एक अच्छा है, क्योंकि मिरर हमेशा नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे रखना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ, मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना है, तो साउथ और वेस्ट का रिफ्लेक्शन वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करता है। और यदि सर मिरर हम नॉर्थ वॉल पे रखते हैं और सामने विंडो है तो वो भी ठीक है क्या, क्योंकि मिरर बाहर देख रहा है, मिरर इज नहीं, नॉर्थ वॉल पे मिरर लगा रहे हैं और साउथ में विंडो है। हाँ बराबर, तो वो विंडो के लिए उल्टा रेमेडी है। जब भी साउथ में से अच्छा है, हाँ विंडोज आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मिरर लगा दो, तो उससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी हो जाएगी। लेकिन वो अगर डोर है, कुछ कस्टमर का आने जाने का रास्ता है, तो वो भी रुक जाता है, वो भी देख लेना है, क्योंकि कैसा एक रूल मैं बताते जाऊंगा तो ऐसा उसका निगेटिव भी होता है, तो वो भी आपको चेक करना है। सर इसी पे आने वाले को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर है, वो आने के बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले उसको आने तो दो। हाँ, यदि नॉर्थ वॉल इज फेसिंग टुवर्ड्स द डोर तो फिर हम उस पे मिरर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आएगी तो डोर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोर छोड़ के डोर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, डोर में से तो आने के लिए डोर बनाया ना। हाँ जी। हाँ, तो एक मेरा क्लाइंट था, 2 भाई थे, और वो उसकी कंप्लेंट क्या थी कि मेरे भाई के पास मेरे पिताजी माताजी गांव से आते हैं तो सब रिश्तेदार भाई के पास जाते हैं, मेरे घर पे कोई नहीं आता। हाँ, तो उसका घर में ऐसा साउथ फेसिंग भी नहीं था, उसका घर था ईस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट में डोर था, लेकिन आने के बाद लॉबी में राइट टर्न लेना पड़ता था, और उसके सामने उसने डोर के सामने फुल मिरर लगा दिया था, पूरा 3x6 का। हाँ, तो 3x6 का मिरर लगाने से क्या होता था कि वहां पर उसके पास कोई भी नहीं आता था, उसके रिलेटिव्स भी नहीं आते थे, ऐसे फ्रेंड सर्कल ये कुछ नहीं आता था। सर मेरा इसी पे एक सवाल है, मिरर मेरे ख्याल से कहीं बेडरूम में तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ऐसे ज्यादा मिरर नहीं चाहिए, ऐसा मेरा, क्यों तो वो निगेटिव एनर्जी सब फ्लो हो जाती है ना। देखो, एनर्जी रिफ्लेक्शन मैनेजमेंट अगर आप कर पाएंगे तो ही मिरर रखो, और घर में तो रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस प्लेस है, वहां पर एनर्जी फ्लो ज्यादा है, जैसे होटल हुआ है, कोई शोरूम्स वगैरह है, चारों एंगल से प्रोडक्ट को दिखाना है, ऐसे समय पे आप जो है मिरर यूज कर सकते हैं, मिरर थेरेपी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेडरूम में अगर ये बड़े बड़े मिरर लगाते हैं ये लोग, कहीं पे भी लगाते हैं, तो वो तो नहीं अच्छा ना। नहीं, वो सब आपको देख के ही करना है, कोई एक इससे नहीं, आपको देख के समझ के लगाना है। तो नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे लगाओ, और दूसरा जो है वो किसी को रोकना ना पाए, मतलब दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, हाँ, सामने मत, एंट्रेंस के सामने मत लगाओ। अच्छा, एंट्रेंस के बाहर साइड में आप लगा सकते हैं। देखो, और भी पुराने घर में जब एंट्री रहता था, डोर रहता था, डोर के बाहर साइड में ही मिरर रहता था। कोई बाहर से, हम कभी जाते पुराने गांव में जाते तो वहीं पे मिरर लगा हुआ रहता है। अच्छा सर, तो वो और बेडरूम में कहाँ पे लगाना सर? बेडरूम में बेड छोड़ के आप लगा सकते हैं ना, बेड के बाजू में सबसे अच्छा तो फिर जब रात में सोते हैं ना, तो बेडरूम के सब डोर्स और ये बंद रहते हैं, तो उसकी निगेटिव एनर्जी फ्लो नहीं होती क्या? तो उसका इफेक्ट तो होता है ना सर दिल और दिमाग पे। कैसा है तो कुछ तो इफेक्ट तो रहेगा ही ना उसका।
नहीं, अभी आर्किटेक्ट लोग क्या कर रहे हैं, इंटीरियर ज्यादा नहीं करना चाहिए बस। आप इंटीरियर मिरर लोग क्यों क्या कर लगाना रहे हैं चाहिए, अभी? बेडरूम में मिरर क्यों रखते हैं, ड्रेसिंग टेबल का मिरर तो रहना जरूरी है। तो वो अंदर से लगा सकते हैं ना सर बस हम लोग? हाँ, तो जितना आप कर सकते हो वैसा करो ना, हाँ हाँ हाँ। प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन ये था सर तो कि उसका जो भी निगेटिव भी असर होगा तो उतना तो सहन शक्ति रहती ही है। जो ड्रेसिंग मिरर की जो साइज होती है, उस साइज का मिरर आप रूम में लगा सकते हैं। वो लगाने का तरीका एक है कि बेड के दोनों साइड में आप लगाओ, जिसमें वो मिरर में बेड नहीं दिखेगा और वॉशरूम से भी पास में रहेगा। ये 2-3 चीजें आपको देखनी है। सर एक क्वेश्चन ये था सर, बेडरूम का डोर आए मिरर में, अगर बेडरूम का डोर आए तो इज इट ओके? मतलब डोर के देखो, सामने बेड नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेड नहीं ओके। सर एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने लास्ट बताया था पुराने कोर्स में कि घर में जो फोटोज लगाते हैं, एक तो होता है जैसे हम लोग अपने फैमिली मेंबर के, लिविंग फैमिली मेंबर के फोटो लगाते हैं, और एक जो लोग डेड हो जाते हैं उनका भी लगाते हैं। तो वो सर मैं भूल गया, वो साउथ और वेस्ट में लगाते हैं कि नॉर्थ? साउथ वेस्ट में एक पितृ डिवीजन है, पितरों का लिए पितरों के फोटो जो है वहां पर लगा सकते हैं आप, साउथ वॉल पे नॉर्थ में फेस करते हुए। ओके, और लिविंग मेंबर का सर लिविंग मेंबर के फोटोग्राफ्स आप ईस्ट वेस्ट पे लगा दो, ईस्ट वेस्ट वॉल पे लगाओ फैमिली फोटोग्राफ्स, ठीक है। नॉर्थ में फोटो लगाने से साउथ में फेस हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। नॉर्थ में भी फोटो नहीं लगाना है, नॉर्थ और साउथ में हो सकता है तो आप सीनरी वगैरह ऐसे कुछ लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में सर फैमिली फोटोग्राफ्स बोला है, वो नहीं, साउथ वेस्ट में नहीं बोला, साउथ वेस्ट में नहीं, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट वॉल के ऊपर, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग। सर बेड अगर आता है मिरर में तो क्या मींस? देखो, अच्छा नहीं होता है बेड मिरर में अगर बेड क्रॉस होता है, मींस ऐसा बेड है और ऐसा मिरर लगा हुआ है, ये पूरा क्रॉस हो रहा है ना, तो इससे अच्छा आप यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर लगाने से क्या होगा, ये बेड के बाजू में आ गए, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्रॉस होने से एनर्जी फ्लो, वो जो क्रॉस एनर्जी फ्लो होता है वो अच्छा नहीं है, जीरो और पॉइजन उसको अच्छा नहीं है, तो जो बेड पे रहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा नहीं। करेक्ट। तो सर साउथ में जैसे बेड का हमारा बैक होता है और हमारा सिर उधर होता है, तो मिरर वो फिर साउथ में आ जाएगा, साउथ वॉल पे आएगा। देखो ऐसे समय पे साउथ वॉल पे मिरर जो है वो उस रूम के लिए है, बराबर, पहली बात। दूसरा, वो उसके सामने अगर नॉर्थ की विंडो है तो वो नॉर्थ को रोकेगा, तो ऐसे समय पे साउथ वॉल पे नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा, बेड का पोजीशन, बेड जो होता है वो तो 6 फीट का रहेगा ना, लंबाई जो पकड़ेंगे, उसके बाजू में अगर जगह मिलती है तो आप ईस्ट वॉल पे मिरर लगा सकते, मिरर लगा सकते। और नॉर्थ की विंडो नहीं है तो ठीक है। कैसा नॉर्थ की विंडो नहीं तो ठीक है ना, देखो मिरर का काम है रिफ्लेक्शन, अगर वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना, अगर कुछ आता है तो उसको रोक रहा है तो वो निगेटिव हो गए। तो ये सभी जो है आपको कन्वीनियंस से लेना है, कन्वीनियंट रहना चाहिए। वास्तु के रूल्स लगाओगे अगर इनकन्वीनियंट होगा तो भी कस्टमर लाइक नहीं करता है। और अपने पास ऑप्शंस है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शन से आप लोग जो है एक बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, जिससे उसको फील गुड फैक्टर भी अच्छा लगेगा, रहने के बाद उसको रहने का मजा भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और आगे चल के आपको रेफरेंस भी मिलेगा। सर आप जो देख रहे हैं पीछे जो वॉच है, ये 100 साल पुरानी है, ये दक्षिण की दीवार पे मेरे घर में, नॉर्थ फेसिंग। तो ये गलत है? परमानेंट है वो दीवार, दक्षिण की दीवार पे नॉर्थ फेसिंग गलत है, गलत है ना वो, उसको देखो ईस्ट वॉल पे लगा दो उस रूम के। देखो जिस भी रूम में लगाना है उस रूम में चारों वॉल मिले आपको, वॉल क्लॉक जो है, तो 2 वॉल तो आपके पास है, तो आप थोड़ा सा पहले अनकंफर्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे लगा दो अच्छे लोकेशन पे, नहीं तो वेस्ट वॉल पे लगाओ, थर्ड ऑप्शन। सर व्हाट इज द के बाद में साउथ वॉल पे लगाना है तो उसमें प्रॉपर डिवीजन निकाल के जो ऑस्पिशियस डिवीजन है वहां पर लगाओ।
वो भी आएगा आगे, ऐसा सर भी कर सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट क्लॉक हैज, लाइक मिरर तो रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो क्लॉक का क्या है? क्लॉक का इफेक्ट ऐसा है, बार बार आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, वही इफेक्ट है उसका, जिसको देखना भी मना किया है। ओके सर, यस। तो बार बार साउथ की तरफ देखें, 20 बार आप वॉल क्लॉक को देख रहे हैं, कितना टाइम हुआ, तो आपकी नजर बार बार साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो फिर साउथ की तरफ जा रही है तो एटलीस्ट वहां पर वो डिवीजन के जो देवता है, वो देवता ढूंढ लो, ऑस्पिशियस देवता जो भी है, वो उस जोन में भी आप लगा सकते हैं, लगाने से अच्छा रहेगा। सर कौन सा ऑस्पिशियस डिवीजन इसमें साउथ में? आएगा। ओके ओके। Sir, regarding mirrors, if you have family pictures on west wall and then you have a mirror on east wall, does that help or help in the relationship or something? नहीं हेल्प ही होगा। Okay, thank you. Yes. सर ऑस्पिशियस डिवीजन के लिए मिरर एक्सेप्ट करेगा ना? ऑस्पिशियस डिवीजन में मिरर करेगा, काम करेगा ना, क्योंकि ओपनिंग अगर वहां पे नहीं रख सकते, ओपनिंग नहीं है, आपकी नजर उधर जा रही है, इसलिए काम करेगा। अच्छा सर, ये जो अभी क्वेश्चन पहले पूछा था कि वेस्ट पे फैमिली फोटोग्राफ्स और ईस्ट में मिरर, तो ये अच्छा होगा, ये कैसे इसको हम करेंगे, कैसे बोलेंगे अच्छा देखो, कैसे? ईस्ट वॉल में मिरर अच्छा है, हाँ, और वेस्ट वॉल पे या ईस्ट वॉल पे आप फैमिली फोटोग्राफ भी लगा सकते, दोनों इंडिपेंडेंटली अच्छे हैं। दूसरा फैमिली फोटो जो अच्छी चीज है, मिरर का दूसरा एक फंक्शन क्या है, एम्पलीफिकेशन बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ पर 4 लोग हैं, इधर से मिरर लगा दिया, इधर भी 4 दिख रहा है, इधर भी 4 दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 8 लोग हैं फैमिली में। ओके। वो भी एक अच्छा है। ये देखो, जो प्रॉस्परस है, जो ऑस्पिशियस है, वो बढ़ना चाहिए, उसके सामने आप मिरर लगा सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसके सामने मिरर लगा सकते हो, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये यहाँ पर कैसा है, नई ओपनिंग अगर है, विंडो है, डोर है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना वो। ओके सर, ये सेंटर पॉइंट का जो वॉल रहता है, तो उसके ईस्ट में अगर फैमिली फोटो लगाए तो चलेगा? सेंटर पॉइंट में आता है वो ब्रह्म तत्व में। देखो, कभी कैसा होता है, अभी आपको ऐसा पर्टिकुलर जाना है, जो बेसिक डायरेक्शन मिलती है, उस डायरेक्शन में जो जोन मिलता है, पहले उसको फोकस करना है, फिर उसके बाद में दिशा को पकड़ना है कि ईस्ट वॉल में अच्छा है, वेस्ट वॉल में अच्छा है, साउथ में नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से करना, अगर लगाना ही है तो फिर वहां पर उस दिशा का ऑस्पिशियस डिवीजन देखो। तो इस प्रकार से आप करो, क्योंकि कैसा है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको देना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से बेस्ट कौन सा है वो पहले बताना है। हाँ। वो नहीं है तो तीसरा बताना है, फिर नहीं। लेकिन सर अभी पूरा अगर बंगलो देखा तो ईस्ट वॉल अलग है और ये सेंटर पॉइंट का लिविंग का ईस्ट वॉल अलग है। देखो, जिस भी रूम में लगाना है तो उस रूम का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखो। पूरे बंगले का देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो, फिर तो साउथ वेस्ट में कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा मत सोचो ना आप, समझ गए ना। तो जहाँ पर भी जो भी देखो, पहले आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा वास्तु पुरुष मंडल किसके अंडर आ रहा है। तो इस रूम में मुझे रखना है, तो इस रूम में पानी रखना है, तो इस रूम का मैं नॉर्थ ईस्ट देखूंगा। नहीं, लेकिन सर ये ऐसा नहीं कर सकते ना हम तो पूरा वास्तु देखेंगे ना सर। क्यों? जितना मेरा ये है वास्तु है उतना कंसीडर करके। क्यों ऐसा करेंगे? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो अलग अलग रूम का करेंगे तो हर एक का अलग अलग ही, तो वास्तु और अच्छा हो जाए। नहीं, भी वैसा ही करना पड़ेगा ना सर। नहीं, ये छोटी छोटी बातें के लिए थोड़ी वैसा कर सकते हैं आप। फोटोग्राफ रखना है, अभी आपका फोटोग्राफ सपोज हॉल में रखना है, बराबर है, और हॉल आपका आ गया है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप पितरों के फोटोग्राफ कहाँ पर लगेंगे फिर? साउथ के वॉल पे। लेकिन कौन से साउथ के? लेकिन रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आया ना, आपका पूरा साउथ वेस्ट तक थोड़ी हॉल है। हॉल जो है भवन का, जो वास्तु पुरुष मंडल है, उसके नॉर्थ ईस्ट में हॉल है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का साउथ वॉल पे ही रखना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से आपको सोचना है, जो जो रूम है उस रूम का वास्तु पुरुष मंडल देखो, उसके वॉल्स देखो और वहां पर वो एक्टिविटी करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख के करेंगे तो रिजल्ट अच्छे देंगे। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पर।
तो ये सब जो है प्रैक्टिकल भी रखना है, प्रैक्टिस भी रखना है, सब याद रखना है, पॉइंट नोट करके रखो। ये सभी बातें आपके इंट्रो टॉक में आनी चाहिए। आप जब भी किसी को आगे आज से बताओगे कि मैं वास्तु का काम कर रहा हूँ, तो उनके आने वाले जो अभी के जो ये सब्जेक्ट जो हुआ है आज, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी के अच्छी तरह से कैसे तुरंत क्विक आंसर आपको देते आना चाहिए। यस। बिल्कुल घबराना नहीं, पूछने कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछने दो, उसका आंसर आपको देते आना चाहिए। इसलिए ये रिवाइज करो, लिख के रखो, एक एक लाइन के 10-12 सेंटेंस निकाल के रखो। ये सब बातें जो है आपको अभी इंट्रो टॉक लिखना है तो उसमें ये सब आएगा। ठीक है, स्पीड ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करना है। सर टॉपिक पे डिपेंड सर। ठीक है, टॉपिक आज तो आज का कैसा रहा है? आज थोड़ा सा मैंने स्लो लिया है। आज थोड़ा ज्यादा स्लो लिया है, एक 10-20% स्पीड में बढ़ाऊंगा। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग स्लाइड देता हूं मैं, मुझे अभी वो पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डिंग कैसे देंगे, क्योंकि कैसे ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं तो सब पब्लिक के लिए चला जाएगा, फिर तो ये स्पेशल कोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सर यूट्यूब पे आप पर्सनलाइज डाल सकते हैं सर। यूट्यूब पे पर्सनलाइज का कैसा है करना, वो कहीं से क्या उसके लिए कुछ टाइम लिमिट रहता है या नहीं, क्लाउड पे? हाँ, वो सिर्फ आप हम लोगों को उसका पासवर्ड देंगे, अलग तो पासवर्ड रहेगा, कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज वो ट्राई करता हूँ, यूट्यूब पे पर्सनलाइज करके देखता हूँ आज। गूगल ड्राइव पे भी डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव पे डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर फाइल बहुत हेवी हो रही है आज, फिर भी मैंने 2-3 बार ब्रेक किया है रिकॉर्डिंग को, अदरवाइज लास्ट फाइल जो है ना 1.3 GB का हुआ है। सर वो रिकॉर्ड करते समय जूम पे ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑन क्लाउड बोल के, लेकिन क्लाउड पे स्पेस नहीं है ना मेरे पास उतना। नहीं सर, वो क्लाउड मानी वो जूम के क्लाउड पे सेव होता है। और वो लिंक अगर आप हमें भेज देते हैं तो वो लिंक ओपन होता है ही, हम सब देख सकते हैं वो वीडियो, उसमें कोई मेमोरी की आवश्यकता नहीं। कितनी देर तक, कितने दिन तक रहेगा वो? कितना भी कर सकते हैं आप, कितना भी। ठीक है, वो भी ट्राई करेंगे, तो वो भी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, चले, हो जाएगा, लेकिन ये आपको बार बार मिलेगा, रिवाइज भी कर सकते हैं और करते व्यवस्था करते हैं उसकी। ठीक है, चलो, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। और क्वेश्चन पूछते रहो, आप इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। यस सर। और जो बार बार पूछ रहे वो थोड़ा कम कर दो, बाकी लोगों को चांस दो। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि जो उनको चांस नहीं मिल रहा है, आप ही ले रहे, तो उनका लेकिन उनको नॉलेज मिलता है। ठीक है सर, नॉलेज तो मिल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं वो भी ठीक है सर, उससे नॉलेज भी, हमारा भी नॉलेज थोड़ा बढ़ सकता है। वही क्वेश्चन अगर किसी ने और ने पूछा तो वो भी नॉलेज मिलता है ना। बिल्कुल, अगर किसी को पूछना तो हैंड रेज कर दो, हैंड रेज करने के बाद मैं भी यहाँ से मॉनिटर रखूंगा। वास्तु स्पंदन का ऐप अभी तक वास्तु स्पंदन का ऐप अभी नए से आ जाएगा, वो पुराना ऐप ओल्ड वर्जन हुआ है एंड्रॉइड का और नई डाउनलोड हो रहा है, जिसके पास डाउनलोड है वो यूज कर रहे हैं, बस उतना ही उसका बेनिफिट रहेगा। और वो जो डेवलपर है वो डेवलपर भी कांटेक्ट में नहीं है, तो अभी हम लोग नया अच्छी तरह से इससे नहीं होगा वो, तो नया जो है वो अभी इससे अच्छा और अच्छी तरह से करेंगे। अभी बात चल रही है, आप में से कोई ऐप डेवलपर है तो ले लो जिम्मेदारी। फंक्शनलिटी हम कर सकते हैं, हाँ डिजाइन हम कर सकते हैं सर, फंक्शनलिटी डिजाइन कर सकते हैं। हाँ करो ना, डिजाइन करो, सब करो, ऑपरेट करो, आप अपने नाम से भी चलाओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने नाम से रहना चाहिए। मैं सब आपको उसके फॉर्मूलेज क्या जो कंसेप्ट है वो सब दे देता हूँ। ओके सर। सर पुराना वाला जिसके पास ये देखो, एक आप जो क्षेत्र लाइन में है ना, अगर आप आईटी में है, ये आपका एक काम है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो आपके माध्यम से जाएगा। बराबर। और आप जो हमें 2-3 लाख रुपए लगते हैं तो आपको तो 20-25 हजार में 50 हजार में हो सकता है। चलने दो ना, आपको जो सेवा मिली है वो उस क्षेत्र में, वो सेवा का लाभ भी जनता को होगा। ठीक है, करो, जो चाहिए मुझे पूछ लो, मैं दे देता हूँ। ठीक है सर। जिसके पास पुराना वाला स्पंदन है वो तो काम करेगा ना? कर रहा है ना? हाँ अभी तो कर रहा है करेगा, उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो डेवलपर को भी पता नहीं, अभी वो भी भूल गया और वो कहाँ पर है वो भी पता नहीं है। यहाँ से पुणे से हैदराबाद गया, हैदराबाद से कहाँ गया, कांटेक्ट में भी नहीं उसके, ना मेल, ना फोन, कुछ भी नहीं।
कोरोना से ठीक पता तो नहीं है सर अगर बहुत कोई सालों भी से नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराना है तो आप बोलिएगा सर, या टीम में किसी को भी करना है नहीं, तो करो ना आप, करो सर, आप आपको- ले लो, एक एक छोटे छोटा जिम्मेदारी ले लो। आपको कैसे थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, छोटे छोटे बनाओ। आप अपना बजट ले लो कि मैं 25-30 हजार रुपए तक का मैं बना दूंगा, बना दो। यस अभिषेक जी, वो सर का आइडिया बहुत अच्छा है। आज का दिन कैसा जाएगा अपना, वो बनाते अपन, वो बहुत बढ़िया है। बना देंगे, बना देंगे। अभिषेक जी आपको व्हाट्सएप किया था मैंने, आपने शायद देखा नहीं है। हाँ सर, अभिषेक जी। कल और आज ऑफिस का बहुत